अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में तब्दीलियां बड़ी तेजी से हो रही हैं। ये तब्दीलियां महज पाकिस्तान की हद तक नहीं बल्कि दुनिया भर में जो तब्दीलियां रौनुमा हो रही हैं उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहे हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे। तस्करा होगा कि किस अंदाज में कोविड के SOPs के मद्देनजर क्या आने वाले दिनों में तालीमी सरगर्मियों मअतल होंगी या इसमें किसी किस्म की तब्दीली आ सकती है। तालीमी सरगर्मियों से जुड़े हुए बड़े सारे सवाल आते हैं, इनके ऊपर भी बात होगी। लेकिन आज मैं चाहूंगा कि अपने प्रोग्राम के आगाज में एक बहुत ही बड़ी खबर की तरफ आपके निशान लेकर आ सकूं। सानिया मरी जिस अंदाज में हुआ, 23 इंसानी जानों का जिया हुआ, हमारे लोग शहीद हो गए, हमारे प्यारे शहीद हुए, ये हमारे पाकिस्तानी ही थे जो आज हमसे बिछड़ के आज इस दुनिया में मौजूद नहीं। एक और इससे बड़ा सानिया रौनुमा होते होते बच गया। ये करम है खुदा का कि शायद किसी की दुआओं के तौफैल आज ये जो सानिया, अलमनाक सानिया हो सकता था जिसमें चंद 10-20 जाने नहीं बल्कि काफी सारी इंसानी जानें जाया हो सकती थी। मैं बात कर रहा हूं करम हाईवे की। करम हाईवे जिसका इफ्तिताह हाल ही में वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने किया, और इमरान खान साहब ने इसके इफ्तिताह में जिस अंदाज में गुफ्तगू की और जो खुशी थी वहाँ की आबादी के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाली आबादी की, वो दीदनी थी। लेकिन ये खुशी चंद ही दिनों की मेहमान थी क्योंकि कुछ मामलात रहे जिसकी वजह से जो कुछ प्लानिंग का मामला था, अमल था, उसमें कुछ कोताही हुई। शायद गालिबन यही नजर आ रहा है। और आज चंद ही दिनों अपने इफ्तिताह के बाद ये सड़क पूरी तरीके से मुतासर हो चुकी है और बेशतर मकामात पे ये जो सड़क है इसका नामो निशान नहीं नजर आता। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदा खालिद साहब। वो जरा बताएंगे कि हमें इस वक्त सूरत हाल क्या है और करम हाईवे की मामलात के हवाले से क्या मामलात हैं। तो खालिद साहब जरा ये बताएं कि जो करम हाईवे जिसको अरबों रुपए की लागत से जो तामीर हुई, क्या सूरत हाल है और जो मनाजिर है वो क्या है, जरा हमारी आवाम को बता सकें आप। तो जी सर, मैंने कल ही जो कराक्रम हाईवे मैंने ट्रेवल किया है, पिछले 30 घंटे हमें लगे हैं कराक्रम हाईवे पे। जो रोड बनी, जितने पैसे जहाँ पे लगे हैं हमारे सारे बर्बाद हो गए हैं। सारी रोड पहले से बहुत बुरी हालत में है। और अभी मैंने कुछ वीडियोस और तस्वीरें आपको शेयर की थी कल की। ये सिचुएशन है हमारी। और माइनस, आपको पता है इस टाइम पे टेम्परेचर इतना माइनस है। 30 घंटे से बच्चे, लेडीज सारे परेशान, रोड में 48-30 घंटे से फंसे हुए थे। तो ये खालिद जरा ये बताएं कि ये जो सड़क है जिसपे आपको तकरीबन फासला तय करते करते 30 घंटे लगे, कमोबेश इसका जो फासला अगर सड़क बनी हो तो 3 घंटे में तय हो जाता है? जी, ये 3 घंटे में तय हो जाता था। 3 घंटे में हमने खुद भी तय किया ये रास्ता। पहले 3 घंटे का हो गया था। असल में हुआ ये था कि इसका जो टेंडर हुआ था चाइना किसी कंपनी को दिया गया था पहले, तो उसमें टनल से तकरीबन 8 टनल बनने थे वहां पे, जो कि बाद में डब्ल्यू ने ये टेंडर अपने नाम पे कर दिया और टनल जो थे वो कैंसिल कर दिए। सही। अभी जो जगह पे टनल बनने थे, स्लाइडिंग वही एरिया पे हो रही है। और इतनी कीमती जाने आप सुन रहे होंगे न्यूज पे, पिछले इसी वीक में कम से कम 10 से 15 गाड़ी हादसे। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं जो स्कर्दू का जो टेम्परेचर है और उसमें आप कह रहे हैं कि 30 घंटे तक लोग फंसे हुए, तो कितनी तादाद है जो इस वक्त करम हाईवे पे एक वक्त में उस वक्त फंसी हुई थी? और ये जब ये हो रहा है, क्योंकि ये तो तवातुर से हो रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग के तो बड़े सारे मामला होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कितने सारे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं खालिद? बहुत ज्यादा सर। तकरीबन मेरे साइड के जिस एरिया में मेरे साइड थी वहां पे कम से कम हजारों गाड़ियां फंसी हुई थी। रात को छोटे छोटे बच्चे थे, हमने अपनी जैकेटें उतार के बच्चों को लपेट के रखा है। रात को माइनस तकरीबन 16 टेम्परेचर चल रहा था, 16-17 टेम्परेचर था रात को। और इसके अलावा वहां पे किसी किस्म की आपको कोई मदद प्रोवाइड की गई? वहां पे कोई तंजीम थी, कोई इदारा था जिसने लोगों को आके शेल्टर्स प्रोवाइड किए? कुछ भी नहीं था। चारों तरफ पहाड़ियां हैं। अब डिबले वालों में रात के तकरीबन 5 बजे तक उन्होंने काम किया। 5 बजे उन्होंने काम बंद करके चले गए और न कोई आसपास कोई गाँव था जहाँ पे रह सके, न कोई होटल का निजाम था। ऐसे हम भूखे रहे तकरीबन 30 घंटे। उसके बाद खुलने का चांस नहीं था, हमने तो पैदल क्रॉस कर लिया, लेकिन फिर ये बच्चे पीछे फंसे हुए थे। चलें, उम्मीद करते हैं कि हुकाम बाला तक हमारी आवाज पहुंचे। और ये जो सूरत हाल है जो नजर आ रही है, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं और यकीनी तौर पे जिस किस्म का टेम्परेचर इस वक्त है और जो जगह है, अगर आप लोग में से किसी ने करम हाईवे का विजिट किया हो तो एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ है, तो वहां पे किसी किस्म का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आता। खालिद, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर वक्तन फवक्तन अपडेट लेते रहें और फॉलोअप करते रहें। इसके अलावा हम एक और मामले की तरफ आज बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप तक ये बात पहुंचाए और आवाज पहुंचाए वहां के लोगों की।
जो आप तक पहुंची, और उम्मीद करेंगे कि इसके ऊपर जल्द कोई रद्द अमल सामने आएगा। लेकिन एक और बड़ा मामला है, पाकिस्तान में स्कूल सिस्टम के हवाले से कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। कोविड-19 की वबा जैसे जैसे अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक मामला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ अब जो कराची में जो शरह है वो तकरीबन 20% को तजावुज कर चुकी है, और बड़े शहरों में ये शरह है कोविड की ये और तेजी से बढ़ रही है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र बैन सूबाई वज़राए तालीम का एक मामला होना था, एक बैठक होनी थी जो कि नहीं हो सकी, आज मुलतवी कर दिया गया सारे मामले को। और अब कहा यह जा रहा है कि आइंदा हफ्ते में किसी दिन ये सारे मामला तय किए जाएंगे, जिसमें आने वाले दिन के लिए, आने वाले कल के लिए, जिसमें कोविड के चैलेंजेस होंगे, उसमें स्कूल्स के हवाले से मामला को तय किया जाएगा। इसी टॉपिक पे हमें बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो लाइन पे स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब नदीम मिर्जा साहब, चेयरमैन है स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। साथ में हमें ज्वाइन करें काजी नुमान मुजाहिद साहब, एंटरप्रेन्योर हैं और साथ साथ एक जबरदस्त इंस्पिरेशनल लीडर और रोल मॉडल भी हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर कुछ देर में ज्वाइन करेंगे दानिश-उज़्ज़मा साहब, और उनसे भी जरा जानेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। नदीम साहब, अभी आपसे बेहतर कोई नहीं समझता कि पाकिस्तान में जो तालीमी मामला है, तालीमी मयार है, वो कितना ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार है। ऐसे मामलात में जब इस तरह की गुफ्तगू जब जन्म लेती है कि तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हो सकती हैं, एज अ पेरेंट्स, एज अ फेडरेशन कैसा फील कर रहे हैं? क्या कोई वे आउट है? हमारे स्कूल्स तो आज भी इक्विप नहीं है, फीसेस ली जाती हैं। कहा यह गया था कि अगले 2 साल के बाद अगर ये सूरत हाल हुई तो हम अपने आप को तैयार कर लेंगे, लेकिन 2 साल से ज्यादा का अर्सा गुजर गया, हमारे स्कूल में वो मयार मौजूद आज भी नहीं है। देखिए, हमारे मुल्क में जो सबसे कम तवज्जो है जिस चीज़ के ऊपर, वो तालीम है और उसके बाद सेहत है। जो तालीम का सिस्टम बनाने वाले लोग हैं वो खुद ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पेंडेमिक जब आया तो उससे पहले प्राइवेट स्कूल्स पर हम तकिया किए हुए थे। सरकारी तालीम ज़बूहाली का शिकार थी। जो सरकारी तालीम का बजट था वो तालीम पर नहीं कहीं और खर्च होता था। हम इत्मीनान से बच्चे को स्कूल भेज देते थे। जब ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ तो पता चला कि साहब वो जो ऑनलाइन क्लासेस देने वाली टीचर्स हैं वो खुद कैपेबल नहीं है पढ़ाने की। और हमें ये पता चला कि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ बच्चा फेल नहीं होता है, A1 ग्रेड से पास हो जाता है। सही। पहले ज़माने में 60%, 50%, 70% मार्क्स आते थे, अब सब बच्चों के 90% मार्क्स आते हैं। तो कहते हैं ना हम तैयारी बड़ी जबरदस्त करवाते हैं। जी, अच्छा। अब उसके बाद जब और आगे हम गए तो उसमें पता चला कि बड़े बड़े स्कूल, ब्रांडेड स्कूल, वो अपने कोर्स का 60% पढ़ाते हैं। हमारे ज़माने में ये होता था कि हम 75% कोर्स मुकम्मल कर लेते थे, 100% 75% टाइम में, और 25% टाइम में हम उसको रिवाइज करते थे। एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी। अब यह है कि सब कुछ छोड़ दिया कि बच्चा स्कूल जाकर उसको सिर्फ इंगेज करना है, पढ़ाना अपने घर पर है या ट्यूशन एकेडमी से पढ़ाना। सही। तो तालीम का म्यार जो है वो ज़बूहाली, ये नहीं कि आप प्राइवेट स्कूल में लंबी लंबी फीसें दे रहे हैं और वहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। क्यों, कैसे पढ़ेगा? जब 8-8 हज़ार रुपए की आप टीचर रखेंगे, बड़े स्कूल, ब्रांडेड स्कूल, वो 20,000, 25,000, मैक्सिमम 40,000 रुपए दे रहे हैं, जबकि लॉ ये है कि मिनिमम सैलरी का, टीचर्स मिनिमम फीस का 4 गुना मिनिमम तनख्वाह होनी चाहिए। मैक्सिमम जो फीस है आपकी उसकी 4 गुना जो है वो तनख्वाह होनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, जो 10,000 वाला स्कूल है वो 40,000 रुपये टीचर को नहीं दे रहा है, और 7-7, 8-8 हज़ार में जो टीचर आएगी वो बेचारी क्या पढ़ाएगी। अभी इन्होंने कंप्यूटर सिलेबस में, कंप्यूटर के हवाले से मैं बात करूँगा, ऐसा बैठे हुए सिलेबस चेंज किया है, किसी भी स्कूल के पास टीचर ही नहीं कॉम्पिटेंट जो पढ़ा सके, वो परेशान है। तो कॉन्सर्न जो था वो ये था कि हमें ये उम्मीद थी, जो हमने पहले दिन से कहा था, कि ये ऑनलाइन क्लासेस आई वॉश है। हमने ये बात कही थी जून 2020 में, 2020 में, और उसके बाद वो असद उमर साहब और सारे लोग करेंगे हाँ जी वाकई ऑनलाइन क्लासेस से कोई फायदा नहीं हुआ। हमने कहा आप सिस्टम बनाइए, आप टीवी पर, चैनल्स पर आप 12, एक आपको पता है कि आप टीवी चैनल पर 1 के 12 चैनल आप बना सकते हैं। आप 12 क्लासेस के 12 चैनल्स बना दें जो 24 घंटे चलते हैं, क्योंकि बच्चा जब फारिग होता है तो सबसे पहले जाकर टीवी खोलता है। वहां आप उसको पढ़ाएं और लर्निंग बेस्ड एजुकेशन दीजिए, उसको बताइए, उसको सीड्स के बारे में बताइए, उसको कायनात के बारे में बताइए, उसको स्टडीज के बारे में बताइए। लेकिन आपने ऐसा
कुछ भी नहीं किया। शुरू में आपको याद होगा एक इन्हीं ने चैनल शुरू किया और वो चैनल जो है वो किसी ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया कि जो उसने महीना भी नहीं चला सका और वो बंद हो गया। आपको पैमरा के थ्रू प्राइवेट चैनल्स को एंगेज करना चाहिए था कि आप कम से कम 2 से 3 घंटे एजुकेशन की नशरियात अपनी लेकिन करें। नदीम साहब, आप एजुकेशन की नशरियात की बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं ना कि कितने सारे चैनल्स हैं जो एजुकेशन सिस्टम को जो इश्यूज ला के उसके ऊपर बात करते हो। पूरे दिन में छोड़े, पूरे हफ्ते में अगर कोई घंटा भी इसके ऊपर बात करता हो तो आई थिंक ये बड़ा आपको शाज़ो नाज़िर नजर आएगा। बहुत कम है। तो अगर हम इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे तो हम उसके लिए हल कैसे निकाल सकते हैं? इश्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए इस पूरे अरसे के अंदर आज पूरे 24 महीने हो गए हैं, एक कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। कॉन्फ्रेंस क्या होती है जी? वुज़रा तालीम की कॉन्फ्रेंस है। स्कूल बंद करने खोलने हैं, बगैर इम्तिहान के पास करना है, इम्तिहान लेकर पास करना है। वुज़रा तालीम की कॉन्फ्रेंस कहना बेहतर रहेगा, इसको बैठक ना कह दिया जाए, क्योंकि उसमें कोई नतीजा केस तो हमला होता है। ये कहे, मैं तो उसको कुछ और कहता हूँ, मैं टीवी पे कह नहीं सकता लेकिन वो ये है कि क्योंकि ठीक हो गया। लेकिन ये काजी नुमान साहब, जिस अंदाज में आप देख रहे हैं मामला जिस तरफ बढ़ रहे हैं, माशाल्लाह आपको मुबारकबाद देता चलूं। आपके ने कुछ दिनों पहले एक नतीजा शेयर किया था तो उसके हवाले से आपको मुबारकबाद। लेकिन आपको लग रहा है कि जो मयार तालीम है वो बेहतर होगा ऐसी सूरत हाल में, जब 2 साल पहले कोविड की वबा आई, 2019 में शुरू हुई, 2020 में पाकिस्तान में इसने जब अपने पंजे काढ़े, तब यही कहा जा रहा था कि इतना सडनली ट्रांसफर करना अपने आप को बड़ा मुश्किल है। हम गवर्नमेंट स्कूल से तो इस बात की शायद उम्मीद नहीं करते, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी ये मुश्किल था। अब 2 साल का अरसा गुजर चुका है। इस 2 साल के अरसे में कभी भी ये नहीं महसूस हुआ कि कोविड हमारी जिंदगियों से पूरी तरीके से निकल चुका हो। हमने क्या तैयारी की इस सारे अमर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज दावत दी है अपने प्रोग्राम में। और मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आप बड़ी जो दुखती रगे हैं हमारे मुआशरे की, आप उनको हमेशा अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। देखिए, मैं अब जब बात ऐसी निकल पड़ी है तो मैं थोड़ा सा कोविड से भी पीछे से बात शुरू करूँगा। बिल्कुल से। दरअसल हम टोटली पूरा इसकी जिम्मेदारी स्कूल्स के ऊपर डाल दें, हुकूमत के ऊपर डाल दें, तो ये थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। देखें, हमें ये पता है कि हमारी जो कौम के बहुत सारे लोग हैं वो ओवरसीज़ में होते हैं और वो हमसे राब्ते में भी होते हैं, वो अपने प्यारों से राब्ते में भी होते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि जब डिस्कशन हो रही होती है कि जी मेरा बच्चा तो डे केयर सेंटर में गया है, तो यहाँ पर हम लोगों ने उन सिस्टम्स को अडॉप्ट कर लिया और हमारा बस नहीं चल रहा कि बच्चा जो है वो पैदा होने से के 1 घंटे बाद ही हम उसको किसी स्कूल में भेज दें। अनफॉर्चुनेटली मैं अगर अपना बचपन याद करता हूँ और वो जो बात की जाती है कि बड़े होने के बाद बचपन के दिन याद आते हैं, हम तो वो बचपन हमने छीन लिया अपने बच्चों से। हम बच्चों को डे केयर सेंटर और जाने किन किन चीज़ों में गुजार के 2.5 साल की उम्र में हम उन्हें स्कूल में डाल देते हैं। 2.5 साल आप ज़्यादा कह रहे हैं। 2.5 साल, पौने 2 साल ही, पौने 2 साल की उम्र में आप आज स्कूलिंग सिस्टम शुरू होता है। और आपने जो बात की बिल्कुल मैं उसको एंडोर्स करूंगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके चंद ही घंटों में आपने स्कूल में उसकी रजिस्ट्रेशन करनी एग्जैक्टली ऐसे स्कूल मौजूद हैं, बल्कि ऐसे स्कूल मौजूद हैं कराची में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जिनमें आपको पहले पैदाइश से पहले नाम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर मैं 5 साल की उम्र में स्कूल गया था और मैंने 6th क्लास में A for Apple B for Boy पढ़ा था और आज मैं दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यह है कि हमने दूसरों का सिस्टम, यानी कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूला वाला हिसाब किताब। दूसरों का सिस्टम भी तो लेते ना, या तो उसी को पूरी सर, तरीके से रेप्लिकेट कर देते। मैं आपको बताता हूँ, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया। मैं उस रास्ते पर नहीं चला जिससे सब चलते हैं। मैंने ये फैसला खुद किया कि मैं अपने बच्चों को 4 साल की उम्र से पहले स्कूल में दाखिल नहीं कराऊंगा। और मैं 4 साल में जब स्कूल गया तो स्कूल में जाके मैंने कहा जो सबसे छोटी क्लास है आप उसमें कराएं। मुझे कोई जल्दी नहीं कि बच्चा 15 साल में मैट्रिक कर ले और मैं जल्दी से उसकी कमाई खाऊं, मुझे जल्दी नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे थ्रू आउट द करियर पोजीशन होल्डर रहे, बगैर किसी ट्यूटर के, बगैर किसी ट्यूशन के। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, बिलीव मी, क्योंकि आई बिलीव कि जब आप बच्चे को 2.5 साल या पौने 2 साल की उम्र में आप स्कूल भेजते हैं तो चाहे वो वहाँ जाके एक ड्राइंग की बुक में सिर्फ कलर ही क्यों ना भर रहा हो, वो उसके दिमाग से यहाँ है। और फिर जब वो पढ़ के नहीं देता या वो रिजल्ट नहीं लाता तो फिर आप उस पर ट्यूटर लगा देते हैं, फिर कारी साहब लग जाते हैं, तो बच्चा पढ़ने की एक मशीन बन जाता है। मैंने इसका वाइस वर्सा किया कि 4 साल की उम्र में बच्चे को वो किताबें पढ़वाई जिनमें उसको रंग भरना था, और ये सिलसिला फिर ऊपर तक ऐसे ही चला। और ये कहते हैं कि 4 साल की एज ऐसी एज है जो तरबियत मुकम्मल करती है। अगर 4 से 5 साल की एज तक अगर आप बच्चे की सही तौर पे तरबियत और नशोनुमा कर दें तो पूरी जिंदगी वो बच्चे के लिए बेस प्रोवाइड करता है। और आने वाले कल के लिए जो चैलेंजेस होते हैं ना, आजकल हम देख रहे हैं जो बड़े सारे लोग शिकायत करते हैं कि
औलादे नाफरमान हो गई हैं, तो शायद ये भी एक वजह है। अब एक मैं- छोटा सा ब्रेक ले लूं, जी, मुझे ब्रेक की बिल्कुल, तरफ जाना है, क्योंकि बिल्कुल, ब्रेक के बाद हमें दानिश जमा साहब भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब। बात हो रही है कि पाकिस्तान में जिस अंदाज में स्कूलिंग सिस्टम को इश्यूज लाक हैं, जो कुछ तैयारी का अमल है वो शायद हुआ है, नहीं हुआ, इफ्स एंड बट्स हैं, और अभी एक तलवार लटक रही है कि कब एक बार फिर से स्कूल्स की बंदिश का सामना होना पड़े, एक बार फिर से स्कूल्स को जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो उस अंदाज में चलाने की इजाजत ना दी जाए जो एक नॉर्मल रूटीन में होती है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब दानिश जमा साहब। जरा इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये जो आज बैन सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस होनी थी, इसका क्या एजेंडा था, और अगले हफ्ते जब ये होगी तो क्या इनसे कोई वर्डिक्ट लिया गया, इनका कोई इसमें एजेंडा शामिल किया गया है कि नहीं? दानिश साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मुनीर मेमन भाई, थैंक यू सो मच। दानिश साहब ये बताएं कि जो वुज़रा की कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें ये बात होनी थी कि आने वाले कल में जो स्कूलिंग सरगर्मियां हैं, जो तालीमी सरगर्मियां हैं, वो किस अंदाज में चलेंगी। पहले तो ये बताएं कि क्या स्कूल्स की किसी एसोसिएशन से, फेडरेशन से नुमाइंदगी ली गई उसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरमैन प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन दानिश जमा। जी आज जो बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस होनी थी वो तो पोस्टपोन हो गई क्योंकि एक वीक आगे चली गई है, और इसमें किसी भी एसोसिएशन या चैम्बर से मेरे ऐसे इल्म में नहीं है कि नुमाइंदगी ली गई हो, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल ने जो इसका लेटर जारी किया तो उसमें भी इसका जिक्र नहीं किया गया है जिसमें किसी प्राइवेट सेक्टर की नुमाइंदगी ली गई हो। और आज का जो एजेंडा था उस एजेंडा में स्कूलों से मुतालिक, स्कूल खोलने या बंद करने से मुतालिक कोई एजेंडा शामिल नहीं था। ये जरूर था कि कोविड की बिगड़ती हुई और ओमिक्रॉन वेरिएंट की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल को देखते हुए आइंदा का जो लाए-अमल है वो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर ये मीटिंग बैठनी। तो आइंदा के लाए अमल में हम यही तस्वुर कर सकते हैं कि क्या स्कूलों को बंदिश की जाएगी मुकम्मल तौर पे, या वही ऑल्टरनेट डेज के हवाले से किया जाएगा? क्योंकि अगर कराची की बात करें और बड़े शहरों की बात करें तो ये जो कोविड की जो वबा है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। आपको लग रहा है कि हमारे स्कूल्स इसके लिए तैयार हैं कि अगर ये वबा मजीद बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर से हमें उसी अंदाज में SOPs के ऊपर अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा? देखिए नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो रेशो है इसकी बढ़ने की वजह स्कूल या कोई भी तालीमी इदारे कतई नहीं होते। बिल्कुल सही। ये और दीगर पब्लिक प्लेसेस हैं जिनकी वजह से ये जो है वेरिएंट बआसानी फैलता है। और अगर कभी भी कहा जाए कि रेशो बढ़ने की वजह से कोई भी SOPs फॉलो करने की बात की जाए तो तालीमी इदारों ने पहले भी की है, आइंदा भी तालीमी इदारे SOPs फॉलो करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अभी तो 100% आज़ादी के साथ तालीमी इदारे खुले हुए हैं, तो वो डिस्टेंस लर्निंग वाला मामला तो वैसे ही खत्म हो चुका है। लेकिन अगर SOPs दी जाएंगी तो तालीमी इदारे फॉलो करेंगे, बट अगर तालीमी इदारों को बंद करने की बात आई तो सबसे पहले ये काम होना चाहिए कि अगर ये मुल्क की लॉकडाउन लगता है या कोई इतने बड़े पैमाने की चीज होती है तो तालीमी इदारों की तरफ ये आए, वरना तो स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स और तालीमी इदारे मजीद जो है ये बंदिश को सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत बड़ा एक एकेडमिक लॉस जो है वो हो चुका है पिछले 2 साल में और हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। अभी जो स्टूडेंट स्कूलों में आए हुए हैं, बेशतर बच्चे जो है उनकी बेसिक जो है वो बहुत खराब हो चुकी हैं, और स्कूल अमला भी जो है और टीचर भी बहुत परेशान है। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि तालीमी इदारों की जो बंदिश थी उसकी वजह से इन बच्चों के ऊपर असरअंदाज हुआ है। तो तालीमी इदारे तो कतई बंद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं दानिश साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन नदीम मिर्जा साहब, जो आपकी जो फेडरेशन है, जो पेरेंट्स स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन है, इसका क्या तजवीज़ होगी अगर ये कोविड के हवाले से लॉकडाउन की बात होती है? हमारे एक तरफ स्कूल्स के इश्यूज हैं, दूसरी तरफ हुकूमती अहकामात हैं, तो क्या स्टूडेंट? देखिए ये जो बात कह रहे हैं दानिश साहब कि सारे स्कूल्स जो हैं वो SOP फॉलो करते हैं, हमने मुशाहिदा किया, हमारा तजुर्बा है, हमने स्कूलों का विजिट किया कि मोस्टली स्कूल्स जो हैं मास्क पहनाकर बच्चे को स्कूल तो बुला लेते हैं, उसके बाद मास्क भी उतर जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग भी खत्म हो जाती है, यानी SOP फॉलो नहीं कर रहे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सबसे ज्यादा जो अजीज है हमें वो अपने बच्चे की जान है। तालीम दूसरे नंबर पर है, तालीम पहले नंबर पर नहीं, जान
है तो तालीम हासिल कर लेगा, जान नहीं है तो तालीम हासिल नहीं कर लेगा। और सबसे ज्यादा नुकसान पेरेंट्स को, क्योंकि स्कूल वालों ने नुकसान बेयर करने से मना कर दिया। तमाम 18 महीने जो स्कूल बंद रहे उसकी पूरी पूरी फीसें वसूल कर ली, मार कर, तशद्दुद कर कर, सजाएं देकर, जिसके केसेस हुए, FIR कटी, सब कुछ हुआ। अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर कोविड की सूरत हाल जो ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 20% प्लस, मुझे किसी ने कल रात को बताया कि 23-24% प्लस हो गया है, अगर है तो फिर आपको स्कूल बंद करने की तरफ जाना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि बाजार खुले हुए जी, थिएटर खुले हुए, फला खुला हुआ, मार्केटें खुली हुई। भाई मार्केटों में बच्चों का जाना रोज जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है। ये जो बच्चा जा रहा है स्कूल, ये लाजमी रोजाना स्कूल जा रहा है, और वहां पर वो उन 500,000 बच्चों के दरमियान है कि जिसमें से किसी, अब जैसे मैं हूं, मुझे अगर कोविड है तो मेरी वाइफ मेरे बच्चे को स्कूल जरूर भेजेगी, ठीक है। वो इस बात से कतई नजर कि घर में अगर कोई कोविड पेशेंट है, बच्चे को स्कूल लाजमी भेजा जाएगा, क्योंकि हमारी यह सूरत हाल है कि हमारी कोशिश ही होती है कि 1.25-2 साल के बच्चे को स्कूल से, घर से निकाल कर स्कूल भेज दिया जाए। आप मुझे बताइएगा, अगर एक बच्चा पूरे स्कूल में इन्फेक्टेड है तो वो कैसे सारे बच्चों को नहीं फैलाएगा। और ओमिक्रॉन वेरिएंट तो और ज्यादा डेडली हो जाएगा। डेडली हो जाएगा, तो उस वजह से जो है इंतहाई हम खौफनाक सूरत हाल में है, क्योंकि नुकसान सिर्फ पेरेंट्स का है और बच्चों का है। पेरेंट्स का माली और बच्चों का तालीमी नुकसान हुआ है। हमने पूरा कोशिश की, अपीलें की, सब कुछ किया। हुकूमत ने 6 महीने के लिए 20% डिस्काउंट भी दिया, वो भी मैक्सिमम स्कूल वालों ने नहीं दिया। अब ये सारे फीसें वैसे वसूल करके बैठे हुए हैं। हम वी आर वरीड, क्योंकि हमने अल्टीमेटली होम स्कूलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। मैं पेरेंट्स को भी आपके चैनल के तवज्जो से कह रहा हूं कि अगर हमने होम स्कूलिंग नहीं की, 6 घरों पर मुश्तमिल होम स्कूलिंग सिस्टम हमने एक डिजाइन किया है, हम उसकी तरफ नहीं गए तो और कोई अल्टरनेट नहीं है बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यू करने। ठीक है दानिश साहब, मैं चाहूंगा जरा पहले आप इसके ऊपर कमेंट दे दें ताकि हम आगे की तरफ बात कर सकें। पहले तो ये भी बताया ना कि पहले ये भी एक और चीज बता दें। पहली तो बात ये है कि देखें, 5 उंगलियां कभी भी जो है ना वो बराबर नहीं होती। हमारे काबिल एहतराम नदीम मिर्जा भाई ने जो बात कही कि बेशतर तालीमी इदारों में बच्चे मास्क पहन के आते हैं, अंदर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जाती, तो देखें बेशतर की आप ऐसे बात ना करें, बेशतर में फॉलो की जाती है। कुछ तालीमी इदारे ऐसे होंगे जिनमें फॉलो नहीं की जाती, उनके लिए बाकायदा एक इदारा मौजूद है जो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध का है। आप उसमें उनकी कंप्लेन जमा कराएं, और अगर वो इदारा वहां पे विजिट करता है और चेक इन बैलेंस करता है तो यकीनी तौर पे इन SOPs को फॉलो किया जाएगा। और मैं बेशतर तालीमी इदारों की बात करूं तो बेशतर तालीमी इदारों ने, जो गवर्नमेंट ने 20% डिस्काउंट का कहा था, उससे बढ़ चढ़कर भी अपने वालिदैन को जो है वो फीसों में रियायत दी है। ये हर तालीमी इदारे का एक अलग क्राइटेरिया था, उसमें हर तालीमी इदारे ने एक अलग रोल प्ले किया। मैं इस वक्त यहाँ चैनल पे बैठ के ये कतई नहीं कह सकता कि दिन भर के तालीमी इदारों ने ऐसा नहीं किया या ज्यादातर ने नहीं किया। मुझे नहीं रेशो मालूम, बेशतर ने किया है, बट हम कभी भी जो है ना वो सबको ब्लेम नहीं कर सकते। इसी तरीके से जहाँ सारे तालीमी इदारे बराबर नहीं है, वहाँ सारे पेरेंट्स भी बराबर नहीं होते। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो रिवायती तौर पे इन चीजों को रिपीट करते हैं, लेकिन फिर भी कोविड में जो है स्कूल वालों ने उन्हें बढ़ चढ़कर रियायत दी है। यहाँ पे बात हो रही है तलबा के जो तालीमी नुकसान है उस हद की बात हो रही है। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, ऑनलाइन सिस्टम तो सबसे पहली बात ये, यहाँ खाने के लिए गैस मौजूद नहीं होती, सुबह से लेकर शाम तक लोग भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, तो हम तलबा को ऑनलाइन सिस्टम पे किस तरीके से जो है वो तालीम देंगे, कतई नहीं दे सकते। उसके लिए जरूरी है जो ग्लोबली फॉलो किया जा रहा है वो SOPs को ही फॉलो किया जा रहा है, और तालीमी इदारों के लिए एक बेहतरीन क्राइटेरिया लेकर आया जा रहा है। तो हम भी उन चीजों को जो है वो इंटरनेशनली जो भी काम होता है उन चीजों को देखें, और उसको देखते हुए अपने बच्चों को जो देखें। हम तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं। दानिश साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है, समझने की बात जरूरी है कि हम तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं। हमें वर्ल्ड वाइड कंपटीशन करना है, हमें ग्लोबली कंपटीशन करना है। हमारे तलबा काबिल नहीं है, तो 2 साल का नुकसान जो हो चुका है उससे हमें उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। साहब आपको आवाज आ रही है? साहब एक मिनट में दूसरा हल यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको इस चैनल पर बैठकर 10 स्कूल सिस्टम्स के नाम बताता हूं। हैप्पी पैलेस,
एसएम पब्लिक देखिए, स्कूल, जिस तरह मैं नाम लेकर नाम मुझ पर केस नाम बता रहा हूं, इन लोगों ने 20% डिस्काउंट नहीं दिया, सिर्फ ब्रांडेड लोगों ने दिया है, लेकिन मैं नहीं दिया। अभी भी हमारा मुतालबा ये है पेरेंट्स को दिए कि स्कूल बंद करें, लेकिन साथ में फीस भी बंद करें। जिन्होंने जब लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल मैं 10 स्कूलों के नहीं 20 स्कूलों के नाम बताता हूँ। को खुलवाने के लिए बात की थी और तालीमी इदारों को खुलवाने में पेरेंट्स का भी किरदार उतना नहीं था। बिल्कुल सही है दानिश साहब, अब एक जरा कई पेरेंट्स की और भी एसोसिएशन है नदीम मिर्जा भाई जिन्होंने ये बात की है। अच्छा दानिश साहब, मुझे एक सवाल सुन लें, मैं चाहूंगा इस पे सारे जो पैनलिस्ट इसके ऊपर जवाब दे दें। अभी आपको पता है कि पूरे मुल्क में एक विंटर सीजन जा रही है, अक्सर बच्चों को फ्लू और नजले की जो शिकायत है वो है, और जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो इस तमाम तरह जो सिम्टम्स हैं वो वैसे ही जो एक आम फ्लू के होते हैं, वो यकीनी तौर पर लंग्स को उस तरीके से इफेक्ट नहीं कर रहा जिसके हमें सिम्टम्स वाजे तौर पर नजर आए। अब आपको पता है कि बच्चों में जब आम तौर पर फ्लू का जो एक मसला रहता है और सर्दियों के मौसम में ज्यादा रहता है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो बच्चा स्कूल में आ रहा है उसको सिर्फ एक नॉर्मल फ्लू है या वो ओमिक्रॉन वेरिएंट कैरी करके आ रहा है? मैं चाहूंगा पहले आप जवाब दे दें ताकि दीगर पैनलिस्ट भी इसका जवाब दे सकें। देखें, इसका ये तो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर दैट मींस हम रिस्क पे बैठे ना सर। ये सबसे बेहतर तरीका एसओपीज को फॉलो करने का ही है। जो एसओपीज बनाई गई हैं, जो इदारे इसके ऊपर वर्क कर रहे थे, उन एसओपीज को फॉलो किया जाए तो हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड इसके ऊपर लेके आ सकते हैं। देखें, तीसरा साल है, ना तो कोविड रुका ना तो ओमिक्रॉन रुका, अगले 10 साल भी क्या हमने तीसरे साल में दानिश साहब ये बताएं कि हाइब्रिड मॉडल को अपनाया? बैठे रहेंगे दानिश साहब, क्या हमने इस तीसरे साल में अपने ऑनलाइन मॉडल को या हाइब्रिड मॉडल को, मैं सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की हद तक बात करता हूं, वो प्राइवेट स्कूल्स लें जो एस्टैब्लिश और वेल एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्या उन्होंने ही अपने आप को हाइब्रिड मॉडल या जो ऑनलाइन मॉडल के लिए तैयार किया है इन 2 सालों में? कि खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन होती है तो जी 2 बातें होती हैं। एक तो प्राइवेट स्कूल ने ही ऑनलाइन सिस्टम जो है वो चलाया है, ऑनलाइन एजुकेशन दिया। आप कोविड देखें, अचानक आया था, प्राइवेट एजुकेशन दे सका, गवर्नमेंट ने तो दिया ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे बात क्या होती है कि हमें पेरेंट्स को देखते हुए भी काम करना पड़ता है। बेशतर पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास या उनके बच्चों के पास वो गैजेट्स नहीं होते जिनसे ऑनलाइन सिस्टम दिया जा सके, तो उनके पेरेंट्स के क्राइटेरिया के हिसाब से हर प्राइवेट स्कूल ने जो है अपने ऑनलाइन सिस्टम को चलाया, क्योंकि उसके बगैर तालीम नहीं दी जा सकती थी। और मैं 80% से जायद की बात करूंगा कि प्राइवेट स्कूल जो है इसको लेके अच्छे अंदाज में चल सके हैं और उस पर इन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। देखें, अप्रिशिएशन बनता है कि यहाँ पे आपको मौजूद है नदीम मिर्जा भाई बैठे हैं, आपको पता है सिंध के अंदर 500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक लेने वाले प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं जो इन ऐसे इलिट क्लास स्कूलों की वजह से बदनाम किए जाते हैं, जिनका सिर्फ खिदमात है, जिन स्कूलों ने खिदमात दी हैं, जो 40-50 सालों से मौजूद हैं, जहाँ पे गरीब का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ता है। मैं ये सवाल करता हूँ, अगर ये स्कूल इन इलिट क्लास स्कूलों की वजह से बंद हो गए तो कल को हमारा बच्चा कहाँ पे जाके तालीम हासिल करेगा? गवर्नमेंट ने तो कभी संजीदा नहीं होगा। मैंने हमेशा एक बात कही है, मेरा मौक़िफ़ है कि जो 500 से बल्कि 2000 से जो नीचे के स्कूल हैं, उनकी आड़ में लूटमार हो रही है। जी, नदीम साहब परेशानी में है, हमें पता है, लेकिन जो बड़े स्कूल हैं वो क्या क्या नहीं कर रहे, वो आपके बिल में आप उनको फेवर नहीं किया करें। हमने कभी ऐसी बात नहीं की। मैं अब भी बात करता हूँ, वो स्कूल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने फिर बोला, मैं कहूंगा 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसे भी लोग मौजूद है जिनकी वजह से स्कूल जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। तो कम से कम ऐसे स्कूलों को तो फ्रंट पे लेके आना चाहिए। 500 ग्रुप है, 500 ग्रुप है उसके। मैं आपका पॉइंट आ गया दानिश साहब, भी अडॉप्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि इन्होंने वाकई खिदमात दी है। अगर ये 30 साल के अंदर स्कूल नहीं होते तो आप बताएं हमारा अभी जो लिटरेसी रेट कहाँ पे पहुंचा हुआ, ये कहाँ होता? दानिश साहब, आपका पॉइंट आ गया और मैं चाहूंगा जरा दीगर मेहमानों को भी इस पॉइंट के ऊपर लाऊं। काजी साहब, अब मुझे बताया ना, ये सवाल का जवाब मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं दे सका जो मुतासर कर सके। एक बच्चा जो स्कूल में एंटर हो रहा है, और आम तौर पे आपको पता है कि 40-50% स्कूल्स में जो बच्चे एंटर आज हो रहे हैं, सुबह जो सर्द मौसम है उसमें फ्लू और नजले की शिकायत आम है। कैसे डिटेक्ट करेंगे कि बच्चा जो एंटर हो रहा है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ नहीं हो रहा, और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर ये किसी भी तौर पे ये बढ़ जाता है? मैं एक चीज कॉन्ट्रेडिक्ट भी करूंगा, जिस तरीके से दानिश साहब कह रहे हैं कि दुनिया भर में एसओपीज के साथ काम किया जा रहा है, वो वहां किया जा रहा है जहां पे कोविड कंट्रोल्ड है।
दुनिया के बेशतर ममालिक में स्कूल्स को मुकम्मल तौर पे बंद करके वहां या तो हाइब्रिड मॉडल को या तो ऑनलाइन मॉडल को राइज कर दिया गया है। तो अब मुझे बताएं कि कैसे डिटेक्ट हो सकता है ये सारा मामला। अच्छा, बड़ी एक अजीब सिचुएशन है। कोविड ऐसा नहीं है कि किसी को पता था और कोई मेंटली प्रिपेयर्ड, पूरी दुनिया इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि जितने भी फरीक हैं, जो कि बेसिकली एक पूरा सिस्टम है ना, स्कूलिंग एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट, जिसमें स्कूल ओनर्स, जिसमें टीचर्स, जिसमें पेरेंट्स और जिसमें बच्चे, ये 5 फरीक हैं। इन पांचों को अपने अपने लेवल पे काम करना होगा। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट की अगर आप बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल बंद करने का ऐलान तो कर देती है, लेकिन क्या गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि बच्चे जब घर पे होंगे तो उस वक्त पावर फेलियर नहीं होगा? क्या गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है? क्या गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि एक घर में अगर 5 बच्चे हैं तो वहां पे 5 गैजेट्स होंगे? गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो रिवर्स चल रही हैं। वो लैपटॉप जो आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले जो कोई 20-25 हजार में मिल जाता, तो आज 50 हजार पे, ऑलमोस्ट डबल। तो क्या पेरेंट्स इसको अफोर्ड कर सकेंगे? तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप ये समझते हैं कि जी हर किसी के पास स्मार्ट मोबाइल है, तो मैं हरगिज इसको रिकमेंड नहीं करता कि एक मोबाइल के अंदर एक बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि उसकी स्क्रीन का साइज इतना बड़ा नहीं होता कि बहरहाल ये जब इसको आप डिटेल में देखेंगे तो ये खुद एक रीजन है। फिर आप आइए, ये तो गवर्नमेंट की साइड की चीजें हो गई। अच्छा, ये फैसले क्यों नहीं हो पाते गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि गवर्नमेंट में ये देखे ना कि आपने कहा 5 फरीक हैं, पांचों का कहने को तो यही है कि सबका जो रुझान है बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन सबका जो तरीका है बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं आ रहा हूं, मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। गवर्नमेंट में अनफॉर्चुनेटली, ये हम हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि गवर्नमेंट में अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो इन डिसीजंस पे की सीट पे बैठे होते हैं, या डिसीजन किया जाता है, उनको इन चीजों की इनसाइट्स ही नहीं होती। ठीक है, उनके बच्चे पढ़े ना पढ़े, वो तो मुल्क से बाहर होते हैं नॉर्मली, अनफॉर्चुनेटली। सो उनको फिक्र है या नहीं है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। फिर आ जाइए आप स्कूल की तरफ। स्कूल अगर ये चाहता है, अगर स्कूल के लोग या स्कूल के जो ओनर्स हैं वो अगर ये चाहते हैं कि उनका भी एक जो जरिया मुआश है वो चलता रहे, तो उन्हें सिस्टम में तब्दीली लानी होगी। इसके लिए उन्हें शायद अपने स्कूल का टाइम जो वो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक है, उसके बाद शायद उसको शाम 5 तक ले जाना पड़े, शायद एक शिफ्ट को 2 शिफ्ट करना पड़े, शायद 7 दिन ऑपरेट करना पड़े। देयर आर लॉट ऑफ वेज। वो बच्चों को बुलाएं 3 दिन, मतलब अल्टरनेट बच्चों को बुलाएं, चेंज करें। ठीक है, क्योंकि ये चैलेंज ऐसा है जिसको एक अकेला कोई सोल्यूशन नहीं ओवरकम कर सकता। पेरेंट्स की जब बात आ रही है, तो वहां पेरेंट्स को ऐसे, अगर स्कूल की इंतजामिया ऐसा डिसीजन लेती है तो पेरेंट्स को उसको ओन करना होगा, क्योंकि वो उनके बच्चों को बचाने के लिए बात है। दूसरी बात, अगर उनको ये फील होता है, आजकल जैसे लोग क्या, किसी को नहीं पता कि कोविड है खुदा ना खास्ता, या ये एक नॉर्मल फ्लू है, तो अगर कोई सिम्टम छोटा मोटा भी मौजूद है तो खुदारा उसका एक टेस्ट जरूर करवाइए। लेकिन कब तक करा सकते हैं? ये बड़ा मुश्किल मसला है, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में बच्चों का ये इशू रहता है। कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें, आप टेस्ट करवाएं ना करवाएं, लेकिन अगर आपको सिम्टम नजर आ रहा है, कम से कम 2 से 4 स्कूल के सामने इसको इंडोर्स करे कि वो उन बच्चों को फिर ये ना कहे कि इन्होंने इतनी छुट्टियां क्यों कर ली, वो उनको अलाउ करे। तो ये मिलके एक सिस्टम चलाना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आमतौर पे बच्चे अंडर प्रेशर आ जाते हैं, वर्कलोड जिस अंदाज में हो रहा होता है ना। अगर एक हाइब्रिड मॉडल, मैं यही कहूंगा, एक हाइब्रिड मॉडल हो, तो अगर किसी बच्चे को किसी वजह से स्कूल स्किप भी करना पड़ता है तो वहां पर रह सकता है। मदर पेरेंट ये बात नहीं मानेगी। दूसरी बात, ओमिक्रॉन के बारे में एक बात मैं आपका मुद्दा, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं, और मुझे एक सवाल आपको छोड़ते हुए भी जा रहा हूं ब्रेक पे जाने से पहले। एक मामला है स्कूल्स का, दूसरा मामला है कोचिंग सेंटर्स का, ट्यूशन सेंटर का, जो कि पूरी तरीके से इरेगुलराइज है, उसमें किसी किस्म का रेगुलराइजेशन का मामला नहीं है, और वहां तो एसओपीस का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो कितना डेडली हो सकता है, इसके ऊपर तो कोई बात भी नहीं करता। इसका सवाल, आप इसका जवाब लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक जनाब। अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जिस अंदाज में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, एक मसला ये है कि जो सीजन चल रहा है, विंटर सीजन, उसमें हम देख रहे हैं कि कभी वेदर अभी अनसर्टन है, बारिशें हैं, बहुत से इलाकों में बर्फबारी भी है। तो अब वहां पे बच्चों का एक मसला ये है कि सीजनल फ्लू आम है, और स्कूल जाने वाले बच्चों में ये जो शरह है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है वो सर्दी इसमें ज्यादा होती है। अब नदीम साहब मुझे ये बताएं कि कैसे डिटेक्ट किया जाए। नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको बताऊं, ओमिक्रॉन के बारे में एक बात आपको पता है, इंटरनेशनली जब आया, इसका पहला इंट्रो आया तो उसमें यह बताया गया कि ये 9 टेस्ट के बाद भी इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, 9 टेस्ट करने के बाद, तो उसके लिए फिर उनका क्वारंटाइन करें इसको,
और सारी दुनिया ने पहले 14 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 5 दिन का कहा कि बगैर उसके और कोई नहीं है, ये पीसीआर टेस्ट से इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप कह रहे हैं बच्चों का टेस्ट तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, और कितनी तादाद में बच्चों का टेस्ट हाँ, करेंगे? और 6,500 रुपए का टेस्ट जो आजकल प्राइवेट लैब्स कर रही हैं, जबकि पड़ता जो है वो 99 रुपए का है, लेकिन वो उसको भी कोई रोकने वाला नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। हमारे दो मुतालबात हैं, स्कूल बंद करें, फीसें भी साथ में बंद करें। अगर नहीं बंद कर रहे तो स्कूल दो फीसें आप क्या चाहते हैं, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए? जितना पढ़ाए उतने पैसे लें, आधे दिन। अब फिर ये तो मयार तब्दील हो जाएगा। 50% ना, 50% आप स्कूल खोलेंगे, 50% हमसे तो एजुकेशन चार्जेस लें। देखिए, हम तालीम खरीद रहे हैं, क्योंकि तालीम सरकार की 25 के तहत जिम्मेदारी है कि तमाम बच्चों को 5 से 16 साल तक के बच्चों को जो 18वीं तरमीम में उन्होंने 25 शिक्षा शामिल की, कि तालीम फ्री में देनी है। होना तो ये चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट एजुकेशन पर पाबंदी लगकर गवर्नमेंट दे, लेकिन गवर्नमेंट देने में नाकाम है। अस्तबल खुले हुए 262 रुपए से सिंध का बजट है। आपको हैरत होगी कि 1300 अरब रुपए जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 7 सालों 10 सालों में एजुकेशन पर खर्च किए और नजर कहीं भी नहीं आ रहे। अब जो सूरत हाल, हमारा दूसरा मुतालबा हमारा यह है तो दूसरे शिफ्टों में खोला जाए। तीसरा हमारा यह है कि जो स्टेशनरी, कापियां, किताबें बेचना जुर्म है, इस पर सख्ती से इंप्लीमेंट कराई जाए। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स की काउंसिल बनाई जाए स्कूलों में, जो मामला चलाएगी, जो लॉ में मौजूद है। 10% बच्चों को स्कॉलरशिप देना लॉ में मौजूद है। हमारा स्कूलों से सिर्फ एक मुतालबा है कि आपको जो लॉ कहता है कम से कम वो तो कर लें। उसके लिए आप ब्लैकमेल करते हैं। अब एक आपके चैनल के तवज्जुह से एक नई बात बताने जा रहा हूं कि जो कहा जाता है कि बच्चे को कल से स्कूल ना भेजें, हम ये कापियों पर जो मोनोग्राम वाली कापियां नहीं है उसके लिए हम जा रहे हैं कोर्ट के अंदर कि मोनोग्राम कापियों वाली कापियों पर पाबंदी लगाए। 100 रुपए की कॉपी मिलेगी, हम स्टॉल लगाकर बेचेंगे, जो 300 रुपए की बेच रहे हैं वो लोग। हमने पब्लिशर से बात की है, पब्लिशर्स ने कहा कि हम आपको ये पब्लिशर से 20 to 30% डिस्काउंट लेते हैं और 20 से 30% महंगा बेचते हैं, नहीं 100 रुपए की किताब 200 रुपए की बेचते हैं। ये भी गलत है। हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया था, इसलिए बनाया था कि क़याम पाकिस्तान के बाद से पेरेंट्स लावारिस थे। अब हम हर चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। आज जो हमने ये पोस्ट डाली वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस पर, सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर 200 से ऊपर शेयर्स आ गए कि फीस से भी बंद करें। इस दफा हम जाएंगे कोर्टों में भी, एहतजाज भी करेंगे कि हम पूरी फीसें इस दफा नहीं देंगे। 18 महीने की दे दी और SOPs फॉलो नहीं किए जा सकते। अगर ओमिक्रॉन का वेरिएंट 30% पर आता है तो हमारा मुतालबा है कि आप फौरी तौर पर जो है वो स्कूल बंद करें। ये एक दिन आना, एक दिन जाना, मुझे सिर्फ कोई भी स्कूल वाला आप बता दें, मेरा भी सवाल है कि अगर एक स्कूल में 1000 बच्चा पढ़ता हो, 2 बच्चे अनफेक्टेड हैं, आप 998 बच्चों को कैसे बचाएंगे? कोई तरीका है तो बता। मैं कता कलामी कर रहा हूँ, लेकिन देखिए, बीइंग अ पेरेंट ये मेरा कंसर्न क्रिएट हो जाता है कि अगर आप ये कहते हैं कि स्कूल बंद कर दें तो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कैपेबल नहीं है। ये आपने खुद भी अभी बिल्कुल नहीं है। और मैं भी ये चीज मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ पिछले 1-1.5 साल में जो रहा कि बच्चों को जो है वो पढ़ाई उस लेवल की मिल ही नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी। लेकिन नोमान, दुनिया में हाइब्रिड मॉडल्स अपनाए जाते हैं। दुनिया में जो क्लास अटेंडेंस है उसको 30-40% तक महदूद करके बाकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं। और ये बड़ा सिंपल मॉड्यूल होता है, क्योंकि उसमें एक फीचर ये भी आ जाता है कि आप उस क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी सारी एक्टिविटीज को फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्रिजर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? अल्टरनेट पहले सिस्टम क्यों नहीं किया आया? गया, अब 2 साल गुजर गए, अभी भी कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। फीसेस ली जाती हैं। आप देखें कि अभी जनवरी का मंथ है, स्कूलों में एनुअल फीस के नाम पे अगेन फीसेस ली जा रही, लेकिन क्यों हम इस तरफ नहीं आए? एनुअल फीस का भी मैं बता दूं लोगों की आगाही के लिए कि जो पहले ये कहते थे कि स्पोर्ट्स डे के पैसे ले आओ, फला के पैसे ले आओ, फला के पैसे ले आओ, फिर ये तय हुआ कि कोई पैसा स्कूल नहीं लेगा पूरे साल, सिर्फ एक एनुअल फीस लेगा। दूसरी आपने बात की ट्यूशन सेंटर्स की। ट्यूशन सेंटर्स या कोचिंग सेंटर्स हम बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजते हैं, इसलिए कि वो पढ़े और पढ़कर एग्जाम दे और उसमें काबिलियत पैदा हो। अब जो ट्यूशन सेंटर है वो टोटल बेस है गैस पेपर्स पर। 40 to 30% सिलेबस वैसे गैस पेपर बन जाता है, 70% डिवाइड हो जाता है, वो जाकर उसको पढ़ाकर गैस पेपर की तैयारी करा देते हैं। होता है ये क्राइम है। ये ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर्स, जो अच्छा उस्ताद है वो ना ट्यूशन पढ़ाने के पैसे लेता है, अब वो सर फला और वहां पर बच्चे पे बच्चा कि भाई फला से पढ़ दे, फला से पढ़ दे, फला से पढ़ दे। नो SOP, बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ भी नहीं है। और वहां पर सूरत हाल है कि आपको हर चीज के एडवांस पैसे देने हैं।
लॉ यह है कि आप कोई भी स्कूल एक महीने से ज्यादा, कि अभी इन्होंने क्या किया, जनवरी में जून की फीस लगा दी। मैं यहाँ पर एक बात माजरत के साथ मैं ऐड कर दूं कि जिसमें जो आप ओवरकम कर सकते हैं तमाम जो आप सिचुएशंस बता रहे हैं ना, देखें जैसे आप कभी अपनी क्रिकेट टीम के लिए बाहर से कोई राय ले लेते हैं और आप कोच हायर कर लेते हैं, आपको यहाँ पर देखना होगा कि दुनिया इन चीज़ों को कैसे लेके चल रही है। दुनिया में जो तालीम है उसको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले गया। सर दुनिया में तालीम रेगुलराइज है और ऑडिट होते हैं एग्जैक्टली पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? तो सर करना होगा। नहीं हो सकता ना, 49,100 स्कूल है सिंध में, करना होगा। रजिस्टर्ड कितने पता है आपको? 13,000। लेकिन ओमान जिस तरीके से नजीम साहब ये कह रहे हैं कि डिस्काउंट होना चाहिए जब कोविड का टाइम पीरियड होता है, क्योंकि जो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से मोबिलाइज नहीं हो रहा, मैंने कहा ना कि तो ऑडिट ही नहीं हो। देखिए हमने इनकी 24 तंजीमों को, दानिश साहब चले गए, छोटे स्कूलों की 18 और बड़े स्कूलों की 6 तंजीमें हमने इनको ऑफर की, गवर्नमेंट को ऑफर की कि हम इस पर सेमिनार करते हैं, 3 दिन का करते हैं। हमने रिसर्च वर्क किया हुआ है, हमारे जो चैप्टर्स हैं न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, ह्यूस्टन के अंदर, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, दुबई में, कि वो लोग कैसे पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, वो भी तो पढ़ा रहे हैं ना। हमने कहा उस पर बैठकर पढ़ाने हमसे बहुत बेहतर पढ़ा, हाँ वो करें। तो सबसे ज्यादा जोर जो है उन्होंने होम स्कूलिंग पर किया कि 3 घर 2 घर बराबर के, 2 घर सामने के, 6-7 स्कूलों के बच्चों को, हम 6-7 घरों को तो पता होगा ना कि हमारे घर में कोविड नहीं है। आपको पता है कि आप वही वाली बात आ जाएगी, फिर यहाँ होगा कि जी फलाना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वो गलत सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो सिंगल करिकुलम पर आप आ रहे हैं ना, पंजाब में आ गए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं मान रही है। देखिए सर, जब आप कैसे कंट्रोल करेंगे जब स्कूलों में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर ये तो सिलेबस का जो एक ऐसा बखेड़ा है कि जो आप फैला देंगे तो सर जी ये जो आउट ऑफ कंट्रोल मैं कह रहा हूं कि जब तक स्ट्रक्चर मौजूद ना हो, जब एक बेसिक ढांचा मौजूद ना हो, बिल्कुल उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आप 3 रोज की एक कॉन्फ्रेंस अनाउंस करें, बैठे सारे माहिरीन को बुलाएं, काजी साहब जैसे सर अपने अपने मफादात की जंग है। आपको लगता है कि आप जो तजवीज दे रहे हैं नहीं मानते, जो बैठते नहीं है, नहीं करोड़ों नहीं बल्कि एक बड़ी सनत हो चुकी है, एक इंडस्ट्री हो चुकी है। 8 करोड़ बच्चे हैं हमारे यहाँ स्कूल जाने वाले, और हर साल सिस्टम में 40 लाख बच्चा इन होता है, सिर्फ 7% बच्चा एजुकेशन करता है यूनिवर्सिटी की, बाकी 93% आउट। सर मैं फाइनल कमेंट में आपको ये दूंगा कि देखें, या तो आप इस सिस्टम को ऐसे ही चलता रहने दें, या अगर आपने वाकई ये फैसला कर लिया है कि हमने एक जिम्मेदारी वाली कौम बनना है, हमें जिम्मेदारी का सबूत देना है, तो जैसे मैंने आपको बिल्कुल अपने पहले कमेंट में कहा कि हर लेवल पे स्कूल वाले, ठीक है वो कहते हैं कि हम एक हम वॉलंटरीली एक काम कर रहे हैं, हम तो कोई बिजनेस नहीं है, बट उन्हें अब बिजनेस की सोच से वापस, हाँ मैं वो कहते तो यही है ना, तो उन्हें अपनी बिजनेस की सोच से थोड़ा सा वॉलंटरी अपनी उस अप्रोच पे आना होगा। वो जो जैसे इन्होंने कहा स्टेशनरीज वगैरह इस तरह की चीज़ों को कम करना होगा, जिम्मेदारी 7 दिन पे ले जानी होगी, 2 शिफ्टों में बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर वो इसको कायम रखना चाहते हैं, वरना देखें जुल्म पर जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है वाली बात है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, पेरेंट्स को, टीचर्स को अपने आप को अपग्रेड करना होगा अगर वो टीचर रहना चाहते हैं। ये ऐसी ही कुछ मिसाल है कि सास और बहू में सुलह हो जाए और वो सब खुशी खुशी एक साथ जो मुमकिन तो नहीं है, ऐसे से मुमकिन सूरत लग नहीं रही। कहते हैं कि दीवाने का ख्वाब है, अभी ख्वाब पूरा होता है या नहीं ये बड़ा मुश्किल होगा। ओमिक्रॉन वायरस की सूरत हाल को देखते हुए कुछ बड़े फैसले मुतवक्के हैं। ये फैसले कब होते हैं ये वक्त तय करेगा, इसका तयन कब होता है, ये किस अंदाज में लिए जाते हैं और इसकी जो सूरत होगी वो क्या होगी, ये फिलहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि आज कोविड के वबा के 2 साल गुजर चुके हैं और इन 2 सालों में भी हमने जो शुरू में बातें की थी कि हमें तैयारी का वक्त नहीं मिला, हमें तैयार होना होगा, हमें आने वाले चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और आज ये कोविड है, ना जाने इसके बाद और क्या कुछ होगा। हमें दुनिया से सीखना होगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हमारे मुस्तकबिल की बुनियादें हैं। अगर यही बुनियादें कमजोर हो जाए, यही मामला खराब हो जाए, तो हमारा मुस्तकबिल तो किसी भी तौर पे महफूज नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं कि ये मामला खास तौर पर तालीम के हवाले से ये सुलझता हुआ नजर आए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं अपने दोनों मेहमान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आज स्टूडियोज में आए। दानिश साहब को शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर शिरकत की और बड़े शॉर्ट नोटिस पर शिरकत की। तो तमाम मेहमानों का शुक्रिया और उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट में मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।